discuss on numerical on volumetric efficiency and on clearance volume। कल हमने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें हमने डिस्कशन ये किया था कि वॉल्यूमेट्रिक के लिए एफिशिएंसी का डेरिवेशन जो है कैसे डेराइव करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि एफिशिएंसी कितनी आ रही है। तो उसके लिए हमने क्लियरेंस रेशियो करके एक फैक्टर उसमें इंक्लूड किया था, दैट इज द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पे उसी के ऊपर न्यूमेरिकल अप्लाई करने हैं। जनरली रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में क्या होता है कि एफिशिएंसी जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, या बोलना चाहिए बहुत कम भी नहीं होती, लेकिन उसमें क्या होता है कि एफिशिएंसी यदि 100% से कम है, यदि एफिशिएंसी 100% से कम आ रही है तो उस केस में अपने पास जो कंप्रेसर को पावर रिक्वायरमेंट रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। उस पावर को यदि हमें कम करना है तो एफिशिएंसी का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसी सब्सिक्वेंट सीरीज में हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। उस न्यूमेरिकल में हम ये देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में डेटा क्या दिए हैं और कितनी एफिशिएंसी निकल के आएगी, सॉरी एफिशिएंसी यहाँ पे दी हुई है कंप्रेसर की, और उसके साथ साथ यहाँ पे अपना स्ट्रोक वॉल्यूम सिलेंडर डायमेंशन जो आपको निकालना है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम जो रहता है वो आपका डिपेंड करता है किस पे, स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक लेंथ पे डिपेंड करता है, और सिलेंडर डायमेंशन जो डिपेंड करता है, सिलेंडर डायमेंशन जो होते हैं वो सिलेंडर के डायमीटर पे और स्ट्रोक लेंथ पे डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग स्टार्ट आवर प्रॉब्लम क्या क्या डेटा गिवन है ये अपने को लिखना है। डेटा गिवन दैट इज P1 = 1 बार, ये आपका दिया है, ये प्रेशर दिया है। P2 is 7 बार, चूंकि आपका जो सिलेंडर है वो सिंगल सिलेंडर है, सिंगल सिलेंडर, एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इज 2 लीटर, ये लीटर में दिया है क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको आप चेंज कर सकते हैं 2/10³ मीटर क्यूब में, इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपांशन इज 1.2, दैट इज n = 1.2, वॉल्यूमेट्रिक इंडेक्स दिया हुआ है। इफ द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर इज दैट इज द 80% दी हुई है। तो अपने को यहाँ पे निकालना क्या है, सॉल्व करना है। फाइंड फर्स्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि आपका VS करता है, ये आपको निकालना है। दूसरा निकालना है सिलेंडर डायमेंशन, सिलेंडर डायमेंशन होते हैं आपके L एंड D, स्ट्रोक लेंथ है, पिस्टन डायमीटर, सिलेंडर डायमीटर, ये आपका होता है। तो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दी है तो आप एक्चुअल वॉल्यूम निकाल लीजिए। जब एक्चुअल वॉल्यूम आपका आ जाएगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा तो आपका LOD आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब आगे करते हैं प्रॉब्लम को। जैसा कि कल डायग्राम हमने बताया था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए कि रिटर्निंग में कोई भी चीज जो है वो रिटर्निंग स्ट्रोक जो रहता है वो आइडियल नहीं रहता है, रिटर्निंग स्ट्रोक आइडियल नहीं रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 हो गया, पॉइंट 4 हो गया, दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम जो हमने डायग्राम बनाया था। ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया। कल इसको हमने सारी चीजों को बताया था। क्योंकि यहाँ पे L और D के बीच में कोई रेशियो नहीं दिया है तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पे एज्यूम आप कर लीजिए, एज्यूम L = D, यह मान के चल रहा है कि कितनी स्ट्रोक लेंथ है उतना ही पिस्टन का डायमीटर है। जैसे आईसी इंजन केस में जनरली लगभग वही रहता है, थोड़ी सी स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा रहती है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं यदि डेटा नहीं दिया L/D का रेशियो नहीं दिया तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं L = D।
फर्दर आगे बढ़ेंगे और आपको इसमें क्या निकालना है, प्रेशर आपका दिया P1 1 बार, ये आप प्रेशर दिखा सकते हैं सर पे, प्रेशर इज गिवन 1 बार, P1 is 1 bar, here the pressure is 7 bar, ये दिया हुआ है, दोनों प्रेशर दिए हुए हैं। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे पैरामीटर स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है। स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। वी नो दैट, यहाँ पे आप लिख लें वी नो दैट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो कि आपकी 80% दी हुई है, दिस इज द 0.8 इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम, ये आपका फार्मूला होता है। अब एक्चुअल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अपने पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पे 0.8 दी है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए फार्मूला रहता है अपने पास 0.8 इज इक्वल टू 1 प्लस k माइनस ऑफ k इंटू P2 बाई P1 की पावर 1 बाई n, और यहाँ पे वेयर k इज इक्वल टू दैट इज कॉल्ड द क्लियरेंस रेशियो, ये कल हमने आपको बताया था, क्लियरेंस रेशियो दैट इज VC बाई VS, क्लियरेंस रेशियो है VC बाई VS। तो ये आप निकाल सकते हैं पुट करके, क्योंकि आपके पास क्लियरेंस रेशियो ही है 0.8 इज इक्वल टू 1 प्लस k माइनस ऑफ k इनटू P2 की वैल्यू आपके पास दी हुई है दैट इज 7 बार, डेटा की वैल्यू भी हमने लिखा है 7 बार अपॉन 1 बार 1 अपॉन 1.2, तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी, k की जो वैल्यू आ रही है वो है 0.049, ये k की वैल्यू आ रही है। k की वैल्यू 0.049। आप यहां से निकाल सकते हैं, क्या निकाल लेंगे, यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपको क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा k is equal to 0.049 है and it is equal to VC by VS, VC आपका दिया है 2 by 10 power 3 अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम, तो यहाँ से जो स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू आएगी वो आ रही है 0.0406 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये हम पहले भी पढ़ा करते थे आइसोलेशन में, π/4d² into L, थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा था π/4d² into L, और ये 0.0406 है इक्वल टू π/4d² into d कर दी, क्योंकि यहाँ पे L इज इक्वल टू हमने d माना है, जब L इज इक्वल टू d माना है हमने, तो यहाँ पे d क्यूब हो जाएगा और d की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि सिलेंडर का डायमीटर है, वो वैल्यू निकल जाएगी 0.373 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 372.56 mm। सिमिलरली स्ट्रोक लेंथ जो है d के बराबर है, डायमीटर के बराबर है, तो ये भी 373 mm, आप इसको 373 mm लिख लें, ज्यादा सही रहेगा। ये आपके आंसर आ गए, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। तो जहां पे आपको समझ नहीं आता, आप बीच में कमेंट डाल के, फेसबुक लाइव पे कमेंट डाल के पूछ सकते हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम करने वाले हैं वो आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम है, कि आपके पास सपोज दैट क्लियरेंस वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे, क्या चीज निकालनी रहेगी, हमें देखना है। तो कई पैरामीटर रहते हैं जिनको कि हमें फाइंड आउट करना रहता है, ये भी हमने देखा था। तो इसके लिए सब्सिक्वेंट सीरीज में एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, मैं आपको यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ, जो क्लियरेंस वॉल्यूम के बेस पे है। इस प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, अ सिंगल स्टेज single acting reciprocating air compressor, that is short form is RAC, has a
receive air at 1 bar and 20 degree centigrade and delivers it at 5.5 bar. If the compression follow the law, PV to power 1.3 equal to constant and clearance volume is volume is 5% of the स्ट्रोक वॉल्यूम, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये देखना है। डायग्राम यही रहेगा क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बेस पे आपका न्यूमेरिकल चल रहा है, तो डायग्राम यही रहेगा, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो चेंज किया जाएगा। पहला आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना है मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। शुरू में जब हमने कंप्रेसर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी कंप्रेसर के बारे में, उसमें से मीन इफेक्टिव प्रेशर एक था। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए जो फार्मूला होता है दैट इज द PM इक्वल टू नेट वर्क ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम। जो कंप्रेसर को वर्क डन की रिक्वायरमेंट करती है दैट इज द नेट वर्क डन, कि वर्क डन ऑन द कंप्रेसर कितना हुआ, साथ ही साथ स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आपका निकल के आया। यदि दोनों पैरामीटर आपको पता रहेंगे तो यू कैन फाइंड इजीली मीन इफेक्टिव प्रेशर। सेकंड, पावर डिलीवर टू द कंप्रेसर, कितनी पावर कंप्रेसर को डिलीवर की गई है, ठीक है ना। तो वही काम करना है कि न्यूमेरिकल चालू हो रहा है तो अपना कौन कौन से डेटा गिवन है वो आप नोट कर दीजिए। डेटा गिवन सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो डेटा गिवन कितना पड़ेगा आपको, तो दैट इज दी लिंडर डायमीटर 200 mm, स्ट्रोक लेंथ आपका 300 mm और इट रिसीव एयर 1 bar, P1 is equal to 1 bar, T1 is 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। P2 is 5.5 bar। If the compression follow the law n is equal to 1.3 equal to constant and clearance volume is VC is 5% of the stroke volume, 5% of the stroke volume is होगा 5/100 VS, 5/100 VS। ये आपको क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है और पावर डिलीवर टू द कंप्रेसर निकालना है, ठीक है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए फार्मूला बता दी, W नेट बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और पावर डिलीवर के लिए जो वर्क डन आपका कंप्रेसर के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा वही आपका पावर में बन जाएगा, क्योंकि यदि आपको पर यूनिट टाइम के हिसाब से कोई मास फ्लो रेट हो रहा है तो उसके हिसाब से आप पावर डिलीवर टू कंप्रेसर निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ द कंप्रेसर यहाँ पे आपकी जो है वो 500 आरपीएम ले लीजिए। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल में लिख दीजिएगा कि इफ कंप्रेसर runs at 500 आरपीएम, 500 आरपीएम पे यदि घूम रहा है कंप्रेसर तो क्या होगा, n इज इक्वल टू दिया है 500 आरपीएम। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, साथ ही साथ में किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो जहां पे भी आपको डाउट हो रहा है कमेंट में डाल के आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे होगा। तो इसका प्रोसीजर सिंपल है कि आपको पता है जो V1 रहता है दैट इज द VC प्लस VS, ये
ये डायग्राम में दिया हुआ है, जो V1 है ये VC प्लस VS का समेशन रहता है, ठीक है। तो VS इज इक्वल टू आपको पता है दैट इज द पाई बाय 4 d स्क्वायर इनटू L, आपका डायमीटर भी दिया है और स्ट्रोक लेंथ भी दिया है। क्योंकि डायमीटर आपका 200 mm दिया है, इसको आप चेंज कर सकते हैं 0.2 मीटर के रूप में, और ये स्ट्रोक लेंथ आपका 0.3 मीटर के रूप में। तो 0.2 मीटर आपका ये हो गया स्क्वायर इनटू 0.3 मीटर यहाँ का ये हो गया, ठीक है। तो जो V1 रहेगा ये आपका निकल के आएगा V1 चूंकि सॉरी VS क्योंकि आपका सिलेंडर डायमीटर स्ट्रोक लेंथ दिए, तो VS निकल के आ रहा है 0.0942 मीटर क्यूब, और VC चूंकि 5% आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बोल रहा था क्वेश्चन में, तो VC निकल जाएगा 0.00471 मीटर क्यूब। जब आपके पास VC और VS आ जाएगा तो V1 आप निकाल सकते हैं VC प्लस VS को ऐड करके, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 0.00989 मीटर क्यूब, ठीक है। देन फर्दर जब आप V4 के लिए आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो वर्क डन के लिए फार्मूला रहता है फॉर द क्लियरेंस वॉल्यूम, व्हेन क्लियरेंस वॉल्यूम is consider जब क्लियरेंस वॉल्यूम कंसीडर करता है तो फार्मूला क्या होता है, चेंज जाता है, एंड V1 माइनस ऑफ V4 और ब्रैकेट में P2 बाई P1 की पावर n माइनस 1 बाई n माइनस ऑफ 1, ये आपका फार्मूला होता है जब क्लियरेंस वॉल्यूम हम कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास V1 पता है, P1 पता है, P2 पता है, P1 पता है, n पता है, V4 नहीं पता। तो V4 के लिए कल हमने डिटेल दिया था आपको कि आप कैसे करेंगे कि जब रिटर्निंग होता है पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो उस टाइम पे एक्सपांशन की प्रोसेस होती है, और वो एक्सपांशन की प्रोसेस आपको डायग्राम में दिख रही है यहाँ पे। दिस इज द 3 to 4 एक्सपांशन प्रोसेस। तो कंसीडर द प्रोसेस 3 to 4, that is P3 power n is equal to P4 power n। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, V4 निकाल सकते हैं। तो V4 बाई VC ये फार्मूला हमने कल यूज किया था, P2 बाई P1 की पावर 1 बाई n। तो यहाँ से आपको जो V4 मिल के आएगा वो मिल के आ रहा है 0.0174 मीटर क्यूब, और जो पावर रहेगी क्योंकि स्पीड दी है यहाँ पे आपकी कंप्रेसर की 500 आरपीएम, तो जितना भी वर्क डन निकल जाएगा वर्क डन इनटू स्पीड डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आपको यहाँ पे पावर मिल जाएगी। तो पावर जो निकल के आ रही है वो 14.19 किलोवाट वर्क डन आपका निकल के आया था फ्रॉम दिस फार्मूला। वर्क डन जो निकल के आ रहा है वो है आपका 1702 न्यूटन मीटर। आपकी पावर यहाँ पे आ गई, साथ ही साथ मीन इफेक्टिव प्रेशर जब आपके पास पावर आ है, सॉरी वर्क है, और आपके पास क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो आप मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ये निकल के आ रहा है 1.807 बार। तो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम ऑन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड ऑन द क्लियरेंस वॉल्यूम। इसी सब्सिक्वेंट सीरीज में हम बात करेंगे कि कैसे रियल इंडिकेटर डायग्राम जो है कंप्रेसर के लिए जो हम ड्रॉ करते थे, ये जो डायग्राम आपका ड्रॉ होता है दिस इज द आइडियल इंडिकेटर डायग्राम। लेकिन रियल इंडिकेटर डायग्राम जैसा कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल इन सब के लिए हम बात किया करते थे, इट इज अ डिफरेंट। आपने फर्स्ट ईयर बीएमई में भी पढ़ा था कि जो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम रहता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो भी वॉल्व आपका इनलेट वॉल्व है, एग्जॉस्ट वॉल्व है, स्पार्किंग है, ये सब टाइमिंग पे नहीं होती। इसका रीजन, बहुत बड़ा रीजन क्या था कि वहाँ पे फ्रैक्शनल लॉसेस हो रहे थे, वहाँ पे वॉल्व इनर्शिया था, कुछ उनकी लॉसेस हो रहे थे जिसकी वजह से जो डायग्राम था वो रियल डायग्राम नहीं था। तो रियल डायग्राम कैसा होता है, किस कारण से रियल डायग्राम आइडियल डायग्राम से डिफरेंट रहता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या रीजन है, ये सारी चीज़ों को अभी हम अगले उसमें देखने से रीजन ले रहे हैं। तो where the real indicator diagram is different from the
डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल डायग्राम, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो रियल इंटीग्रेटेड डायग्राम, रियल इंटीग्रेटेड डायग्राम दोनों कंडीशन के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कंडीशन आपके पास एक थी सिंगल स्टेज थी और दूसरी थी डबल स्टेज। इसी के लिए हम बात कर रहे हैं, इससे आगे की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि इतना ही आपके लिए काफी है सिलेबस के हिसाब से भी और अभी बात करेंगे उसके हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से भी। तो रियल इंटीग्रेटेड डायग्राम फॉर सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, इसके लिए हम बात करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पीवी डायग्राम है, रियल पीवी डायग्राम, इट इज कॉल्ड आल्सो इंटीग्रेटेड डायग्राम। तो ये आपका डिस्चार्ज प्रेशर वाली लाइन है और ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है, जिसमें कि आपका सक्शन होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम में चेंजेस काफी ज्यादा आ रहे हैं। वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं ये अभी बताएंगे आपको। तो वो डायग्राम आप भी बनाते हैं साथ में। जैसे जैसे डायग्राम बन रहा है, पॉइंट को लोकेट करते हैं। दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज द पॉइंट 3, दिस इज द पॉइंट 4 एंड सिमिलरली जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्लियरेंस वॉल्यूम भी रहता है, क्योंकि हम रियल इंटीग्रेटेड डायग्राम की बात कर रहे हैं और क्लियरेंस वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम आपको लेके चलना पड़ेगा, क्लियरेंस वॉल्यूम आपको लेके चलना पड़ेगा यदि हम रियल इंटीग्रेटेड डायग्राम की बात करेंगे। रियल कंडीशन इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ लॉसेस हो रहे हैं, कहीं पे आपका फ्रैक्शनल मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई चीज़ टाइमली ओपन नहीं हो पा रही या टाइमली क्लोज नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो चीज़ लॉस हो रही है। तो पहले हम देखा करते थे पॉइंट 1 पे क्या बोलते हैं कि वॉल्व खुल रहा है और बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन की शुरुआत हो रही है, एयर एटमॉस्फेरिक एयर सर्कल के अंदर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। दिस इज लाइन, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक लाइन, बट एटमॉस्फेरिक लाइन के नीचे मतलब कुछ प्रेशर लॉस हो रहा है। दिस इज द लॉस ऑफ प्रेशर। ये हम जो शो करेंगे डायग्राम में, ये लॉस ऑफ प्रेशर है। अब लॉस ऑफ प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रैक्शनल लॉसेस हो रहे हैं। वॉल्व इनर्शिया है। वॉल्व इनर्शिया एक ऐसी चीज होती है कि यदि टाइम पे वॉल्व नहीं खुल रहा है, उसके पीछे उसकी बोलना चाहिए फिजिकल बॉडी है, ये बोलना चाहिए उसका खुद का इनर्शिया है, जिसकी वजह से वो टाइमली ओपन नहीं हो पा रहा है। यदि वो ओपन हो जाता है तो कोई बात नहीं है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बट ये लॉसेस के कारण या वॉल्व इनर्शिया के कारण टाइमली ओपन नहीं हो रहा है और बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओपन हो रहा है। और साथ ही साथ जब कंप्रेशन कर रहे हैं तो पहले हम बात किया करते थे कि ये पॉलीट्रॉपिक है, मान लेते हैं कि पॉलीट्रॉपिक है, लेकिन ये कंप्लीटली पॉलीट्रॉपिक भी नहीं हो सकता है। ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है पता नहीं है। वैसे हम आइडियल कंडीशन में मान लेते हैं इट इज द फॉलो द पॉलीट्रॉपिक लॉ। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमें वॉल्व जो है यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए, कंप्रेशन कंप्लीट होना चाहिए 2 पॉइंट पे, तो वो 2 पॉइंट पे भी कंप्रेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ द ऑसिकुलेटिंग वॉल्व। जो वॉल्व आपका मूवमेंट ले रहा है, बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो वो टाइमली यदि ओपन नहीं होगा तो इसकी वजह से लॉसेस होंगे। लॉसेस होने की वजह से या तो वॉल्व पहले खुल जाएगा और या तो वॉल्व बाद तक खुला रहेगा। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन के लिए यहाँ पे वॉल्व इसको बंद करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वॉल्व बंद नहीं हो रहा है, या बोलना चाहिए कंप्रेशन की प्रोसेस यहाँ तक जा रही है। दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो दिस इज द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, दिस इज द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद डिस्चार्जिंग इस पॉइंट पे आके हो रही है। तो कंप्रेशन इज फंक्शन बोथ फॉलो द पॉलीट्रॉपिक आइडियल कंडीशन, बट इन एक्चुअल केस इट डज नॉट फॉलो। इट डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल कंडीशन, इट डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल कंडीशन एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंडीशन कि वहां पे कंडीशन किस तरीके की जनरेट हो रही है। तो एयर के लिए कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती है। जरूरी नहीं कि प्योरली एयर मिले वहां पे,
आपको ऑक्सीजन मिले, हो सकता है उसमें नंबर ऑफ गैसेस मिक्सअप हो, नाइट्रोजन भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो, एंड सो मैनी गैसेस। तो इस तरीके से जहाँ पे केस आते हैं वहाँ पे रियल इंडिकेटर डायग्राम की हम बात करते हैं। तो रियल इंडिकेटर डायग्राम आइडियल इंडिकेटर डायग्राम से एकदम डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो दिस इज फॉर द सिंगल स्टेज। डबल स्टेज के लिए भी हम बता सकते हैं कि डबल स्टेज में जहाँ पे आपका बोलना चाहिए कि इंटरकूलर लगा, वहाँ पे भी लॉसेस हो रहे हैं, वहाँ पे कूलिंग इज नॉट डूइंग इन अ परफेक्ट मैनर, कूलिंग इज नॉट ए कंप्लीट मैनर, कूलिंग इज डूइंग बाय सम एक्सटर्नल सोर्सेस, पानी के द्वारा कूलिंग की जा रही है। तो वहाँ पे हो सकता है कि जो वाटर यूज किया जा रहा है वो इम्प्योर वाटर हो, या वाटर में सेंडिमेंट्स वगैरह मिले हो, या बोलना चाहिए वाटर जो कूलिंग टावर से सप्लाई हो रहा हो या कहीं एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई हो रहा हो वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट ना हो रहा हो। दीज आर द रीजन जो कि उसको आइडियल इंडिकेटर डायग्राम से डिफरेंट करते हैं। तो ये लॉसेस क्यों हो रहे हैं इसके बारे में हमें बताया कि वॉल्व इनर्शिया है, या फ्रैक्शनल लॉसेस है, या वॉल्व का ऑसिकुलेटिंग मोशन है जिसकी वजह से वो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, वॉल्व की स्प्रिंग है जिसके कारण कि वॉल्व टाइमली ओपन नहीं हो पा रहा है या क्लोज नहीं हो पा रहा है। ये सारे रीजन इसको आइडियल कंडीशन से डिफरेंट बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस रेस्पिरेटिंग एयर कंप्रेसर में कर रहे थे। नाउ मूव टू द रोटरी कंप्रेसर। बहुत दिनों से हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटिंग एयर कंप्रेसर की, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड द रोटरी कंप्रेसर। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रोटरी कंप्रेसर पिक्चर में क्यों आया। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से काम नहीं हो पा रहा था, या रोटरी कंप्रेसर बहुत ज़्यादा मजबूत है, या रोटरी कंप्रेसर के लिए हम बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्या कि वहाँ पे इंटरकूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्या, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। वहाँ पे इंटरकूलिंग के लिए अलावा दूसरा कोई मोड होता है क्या अवेलेबल, जिसकी वजह से कि कंप्रेसर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड रोटरी कंप्रेसर। ये सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे आफ्टर द कंप्लीट ऑफ लेक्चर। तो उसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं। आप नोट्स बनाते हैं, कई बार हम आपको बोल चुके हैं कि नोट्स प्रॉपर तरीके से आप अरेंज करते हैं, उसको सिस्टमेटिक जमाते हैं ताकि आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आए। जब RGBB का पेपर आएगा तो आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप उससे इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग आपको व्हाट्सएप पे इसकी जो हार्ड कॉपी है सॉफ्ट मैनर में उसको भेज रहे हैं, और वहाँ से आप उसको रीड आउट करके पढ़ सकते हैं। कहीं पे डाउट है तो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात कर सकते हैं। कई तरह के मोड हैं। तो व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर। तो सीरियल नंबर लिख लें यहाँ पे, और एक तरफ लिख लें जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट क्या क्या डिस्कस करते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू बेस पे आप कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे RSC लिख लें और यहाँ पे रोटरी लिख लें। तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। थ्योरी में मार्क्स लेने का एक तरीका सबसे अच्छा रहता है कि आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हैं। जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पॉइंट, किन पॉइंट के बेस पे आप डिस्कस करेंगे कि ये इसमें अच्छा है, इसमें खराब है, ये इसमें अच्छी है, उसमें। तो पॉइंट 1 मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर मतलब कि कहां तक हम कंप्रेशन कर सकते हैं, कहां तक एयर को डिलीवर कर सकते हैं, कितने प्रेशर तक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू जाती है वो जाती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में 1000 बार। 1000 बार तक हम कंप्रेशन कर सकते हैं और एयर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे 10 बार है। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा फ्री एयर डिलीवरी। फ्री एयर डिलीवरी के लिए हमने शुरुआत में बात की थी कंप्रेसर की, जब पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें बताया था कि इफ द एयर इज डिलीवर इन अ फ्री मैनर एंड डिपेंडिंग ऑन द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, दैट इज कॉल्ड अ फ्री एयर डिलीवरी। यदि एयर सप्लायर को डिलीवर जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे हो रही है और उस टाइम पे जो भी वॉल्यूम एयर का रहेगा उसको हम फ्री एयर डिलीवरी के नाम से जानते हैं। तो फ्री एयर डिलीवरी
पे 300 मीटर क्यूब पर मिनट रहती है, यहाँ पे आपकी 3000 मीटर क्यूब पर मिनट रहती है फ्री एयर डिलीवरी। तीसरा पैरामीटर स्पीड, स्पीड कितनी है, इसकी लो स्पीड है, इसकी हाई स्पीड है। चौथे नंबर पे है डिस्चार्ज सुटेबिलिटी कि कहां तक इसको हम ले सकते हैं, सुटेबल किसके लिए है, फॉर द लो डिस्चार्ज एंड दिस इज सुटेबल फॉर द हाई डिस्चार्ज, कहां तक हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। बैलेंसिंग प्रॉब्लम, बैलेंसिंग प्रॉब्लम कहां पर रहती है, यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम बैलेंसिंग की, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा रहते हैं तो बैलेंसिंग प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम के रूप में उभर जाती है, यहाँ पे माइनर प्रॉब्लम। तो पॉइंट की बेस पर यदि कंपैरिजन करेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी। फिर उसके बाद एयर की सप्लाई कैसे हो रही है, रुक रुक के हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है एयर सप्लाई। तो यहाँ पे एयर की सप्लाई जो होती है धीरे धीरे होती है, रुक रुक के होती है, जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट बोलते हैं। एयर की सप्लाई आपके ऊपर कितनी हो रही है, साथ ही साथ में भी यहाँ पे एयर की सप्लाई कंटिन्यूसली हो रही है, उसको लिखेंगे कंटिन्यूअस एयर सप्लाई। फिर 7 नंबर का जो पॉइंट रहेगा कि लुब्रिकेशन सिस्टम कैसा है, तो लुब्रिकेशन सिस्टम जो है यहाँ का कॉम्प्लिकेटेड रहता है, यहाँ का लुब्रिकेशन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड रहता है और यहाँ का लुब्रिकेशन सिस्टम सिंपल रहता है। और भी क्राइटेरिया रहता है जिसके बेस पे हम केस को क्लासिफाई कर सकते हैं, या बोलना चाहिए कि इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स है। लेकिन कुछ पैरामीटर जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं बाय द प्रिंसिपल बाय द एप्लीकेशन, वो ये सारे हैं कि मैक्सिमम प्रेशर की एयर जो सप्लाई है वो यहाँ पे 1000 बार कर सकते हैं, यहाँ पे 10 बार कर सकते हैं। फ्री एयर डिलीवरी जो है यहाँ पे 300 मीटर क्यूब पर मिनट में कर सकते हैं, यहाँ पे 6000 मीटर क्यूब पर मिनट में कर सकते हैं। स्पीड जो है इसकी काफी कम रहती है रेस्पिरेटिंग एयर कंप्रेसर की, यहाँ की स्पीड जो रहती है आपकी रोटरी कंप्रेसर की काफी हाई रहती है। सुटेबिलिटी इट इज फॉर द लो डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज के लिए सुटेबल है, और रोटरी कंप्रेसर जो होता है वो हाई डिस्चार्ज के लिए सुटेबल है। बैलेंसिंग इट इज द मेजर प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेटिंग एयर कंप्रेसर, यहाँ पे रोटरी में इट इज द माइनर प्रॉब्लम। एयर सप्लाई जो रेट रहता है वो इसमें बहुत धीमा रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, यहाँ पे इसका कंटिन्यूस रहता है। और 7 पॉइंट लुब्रिकेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ का सिंपल सिस्टम है। अब यदि हम बात करें आगे कि कितने तरीके के रोटरी एयर कंप्रेसर होते हैं, उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। जहां पे भी आपको लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ रोटरी एयर कंप्रेसर। तो पहला जो कंप्रेसर है आपका वो है रूट्स ब्लोअर, दूसरा है वैन ब्लोअर, तीसरा आपका जो है वो है सेंट्रीफ्यूगल, चौथा जो आपका है वो एक्सियल फ्लो। ये 2 तरह के कंप्रेसर होते हैं। शुरू में जो 2 कंप्रेसर होते हैं ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के होते हैं। बाद के जो 2 कंप्रेसर है ये नॉन पॉजिटिव टाइप के डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जहां पे एयर की सप्लाई को बहुत ज्यादा हाई रेट पे सप्लाई करना रहता है, फ्री एयर डिलीवरी ज्यादा करनी रहती है, इट इज कॉल्ड द नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या कंप्रेसर। लेकिन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में जो आपके होते हैं वहां पे फ्री एयर डिलीवरी कंप्लीट रहती है, या सप्लाई एयर की बहुत ज्यादा नहीं रहती तो वो वहां पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थैंक यू।